प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के साइंस बैच में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये दौर कुछ ऐसा है कि बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने एक कोर्स टीजीटी साइंस का लॉन्च किया है जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। और आई होप आप इस बैच से जुड़ने के बाद अपनी तैयारी के लेवल को जीरो से सुपर हीरो तक लेकर के जा पाएंगे, क्योंकि ये बैच आपके प्योरली सिलेबस के कंटेंट पर आधारित होगा। कंटेंट ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप कैसा कंटेंट पढ़ते हैं, आप किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप कैसा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, यही डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम में आपकी रैंक क्या होगी और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे टीजीटी साइंस में कि आखिर में हम कैसे पढ़ें, हमारा जो पढ़ने का तरीका हो वो क्या हो और किस तरीके से हम सिलेबस वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलें कि जो सिलेक्शन है हमारा वो हो सके। क्योंकि हमको पीएचडी की नहीं करनी है। पीएचडी करनी होती तो हम टीजीटी का नहीं प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे होते। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट जिसमें प्योर सिलेबस हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज टीजीटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो बहुत सारे लोगों के लिए समस्या है, जिसके बारे में लोग पढ़ते तो हैं उसको, लेकिन एक आइडिया उनका आज तक नहीं क्लियर हो पाया कि एक्चुअल में ये चैप्टर का नेचर क्या है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। एक ऐसा चैप्टर हो सकता है जिसमें आज तक आपको कठिनाई भी रही हो, आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसको आप रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है और क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें जो पहली चीज है वो आपको बॉन्ड पढ़ने हैं। बॉन्ड के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारी चीजें पढ़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है आपको, ऑक्टेट रूल पढ़ना है आपको, और इसके बाद जितने भी टाइप के बॉन्ड हो गए आपके पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे मान लीजिए आयनिक बॉन्ड हो गया आपका, और आयनिक बॉन्ड, फिर इसके बाद आपका यहां पर ले लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इसके बाद मेटालिक बॉन्ड, और इसके बाद ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मीन्स ये आयनिक ही होगा, आयनिक बंध। इसके बाद आप देखेंगे कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी बंध, फिर इसके बाद मेटालिक यानी धात्विक बंध, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा उपसहसंयोजक बंध। ऑक्टेट रूल मीन्स अष्टक नियम, और ऑक्टेट रूल मीन्स अष्टक नियम, साथ ही साथ
इसमें जो आपको मूल रूप से पढ़ना है वो इसके एक्सेप्शन भी पढ़ने हैं। मतलब जो इसके अपवाद होंगे उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत आप जिसको बोलेंगे, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसी में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है, यानी संकरण। संकरण में आपको 3 टाइप के संकरण पढ़ने हैं हाइब्रिडाइजेशन में। पहला आपका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। बस केवल 3 टाइप के संकरण आपको पढ़ने हैं। इनकी आकृतियां पढ़नी है और किस यौगिक में किस टाइप का संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको पढ़ना है। तो ये आपका इस चैप्टर का लगभग क्राइटेरिया रहने वाला है। आपको इसमें इतनी ही सारी चीजें पढ़नी है। तो आइएगा आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, यानी ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये किस तरीके से होती है और कैसे होती है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो भी 2-4 चीजें हैं उनको भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को मैंने अलग टॉपिक मान लिया है, वो भी आपके इसी का पार्ट है, तो वो भी इसी में आएगा। तो सबसे पहले लेकिन हमको शुरू कहाँ से करना है, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंध, मतलब जो बंध है सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि ये क्यों बनता है, आखिर में क्या जरूरत है बंध बनने की और किस तरीके से ये बंध बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, क्या इनके बनने के नियम हैं। इन सारी चीजों को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बनी है। और ये जो अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल, ये अक्रिय और स्थायी होते हैं, लेकिन ससंजक बल से जुड़ करके बहुत बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अणुओं से छोटी इकाई जो मिल करके अणु को बनाते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, एटम या फिर परमाणु। तो परमाणु जो होता है आप उसको जानते हैं, जो एटम है यानी कि परमाणु है, ये परमाणु क्या होता है, तो जो परमाणु है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स फ्रीली नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो जो ये जो परमाणु है आपका एटम, ये क्या होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल। बतौर एक इंसान के जैसा एक इंसान का जीवन होता है, सेम वैसा ही किसका जीवन है, एटम का है, परमाणु का है। मीन्स ये हाईली अनस्टेबल है। जैसे आज आप जॉब के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, जहां से भी डिग्री, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है ले रहे हैं, हाईली अनस्टेबल हैं। सेम वैसे ही ये एटम है, ये भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और ये लगातार प्रयास करता है किस लिए, स्टेबल होने के लिए, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने का प्रयास करता है ताकि ये भी स्टेबल हो जाए और स्वतंत्र अवस्था में रह पाए। इसकी जो एनर्जी है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो सके। अब आप देखेंगे जिस तरीके से आपने जॉब को चुना है, अब जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही ये एटम भी स्ट्रगल करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल होता क्यों है, तो इसकी बात अगर आप करेंगे तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल
क्यों होता है? तो सबसे पहले अनस्टेबल ये होता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी। मतलब ये जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसकी जो उच्च ऊर्जा है वो इसके कारण क्या होता है? एटम हाईली अनस्टेबल होता है, मीन्स ये स्थायी अवस्था में नहीं रह सकता, अस्थायी होता है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी ये क्या हो गया? अनस्टेबल। अब ये स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप चाहते हैं कि हम टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेकर के क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं। सेम वैसा ही ये चाहता है कि हमारी जो एनर्जी है, जो हाई एनर्जी है वो लो हो, तो हम भी क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो आप देखेंगे इसलिए ये क्या करता है, क्या चाहता है ये? तो सबसे पहले ये अचीव करना चाहता है, क्या करना चाहता है? टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों अचीव करना चाहता है? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी, मतलब ये जो परमाणु है जो हाईली अनस्टेबल है, जिसके पास हाई एनर्जी है, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ये क्या करना चाहता है? इसका एक लक्ष्य है वो ये कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाए, ताकि ये क्या प्राप्त कर सके? स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ये क्या है? इसका गोल है। और इसके लिए इस परमाणु को करना क्या होता है? बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए ये जो परमाणु है दे फॉर्म बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड बनाता है तो जो इसने बॉन्ड बनाया इसी को हमने क्या नाम दिया? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध या फिर बंध। इसी को हम लोग नाम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सेम वैसे ही अब जब इसकी बॉन्डिंग हो जाती है तो ये क्या प्राप्त करता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। मतलब जब ये दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आ जाता है, सपोज करिए आप किसी स्कूल में नए नए गए हैं और आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप इधर उधर भटकेंगे, आपका स्कूल में मन नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर जब कुछ दिनों के बाद आपका कोई दोस्त हो जाता है उसी कॉलेज में, तो आप आसानी के साथ वहां पर रह पाते हैं, आप का वहां पे मन लगने लग जाता है और आपको एक स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। आप किसी ऑफिस के अंदर जब नए नए काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी और कोवर्कर की आपके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है तो आप वहां पर आसानी के साथ रहने लग जाते हैं और आपको उस ऑफिस के अंदर क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो सेम वही कंडीशन के साथ ये जो एटम है ये क्या करते हैं? अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को घटाने के लिए, हाई एनर्जी को कम करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। आई होप यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये सिनेरियो है कि कोई भी एटम जो है वो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है या फिर वो बंध क्यों बनाता है? तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक रीजन कि एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंध इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके, टू डिक्रीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। ये उसका मेन उद्देश्य है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो मैं इसको रफ करूंगा और आगे चलते हैं। तो रीजन पता चल गया कि आखिर में कोई भी जो एटम है वो बॉन्डिंग क्यों करता है। तो सिर्फ और सिर्फ
एक रीजन कि क्या होगा, कोई भी एटम बॉन्डिंग इसलिए करेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। अब आइए देखते हैं ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, इस केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली बात हमने क्या कहा, वो अपनी हाई एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, लोवेस्ट करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब एनर्जी निकलेगी, सपोज करिए ये हमारे पास दो हाथ हैं और इनका हम बंध बनाते हैं, तो जैसे ही हम बंध बनाते हैं इसमें से ऊर्जा निकलती है, चाहे वो ध्वनि के रूप में निकले, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, ऊर्जा निकलती है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊर्जा निकलती है इसमें से। और जब ऊर्जा निकलेगी तो उसको हम हमेशा लिखेंगे निगेटिव में। तो जो डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा एच ऑलवेज निगेटिव होगा। मतलब डेल्टा एच, इससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा इसलिए इसमें क्या होगा, सदैव निगेटिव होगा या निगेटिव रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इसमें से हमेशा ऊर्जा निकलेगी और ऑलवेज ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिएगा ये जो केमिकल बॉन्डिंग है या फिर बंध है, ये कितने प्रकार का बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बंध जो है, सबसे पहले हम लोग इस कदर क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए कि केमिकल जो बॉन्डिंग है ये दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। तो ये हमने ले लिया, दो प्रकार की हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग हो गई। तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड दो प्रकार के मान लीजिए हमारे पास हो जाते हैं। सबसे पहले बॉन्ड की बात करते हैं तो हमने एक लिखा प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राइमरी या फिर प्राथमिक बंध। प्राइमरी मतलब प्राथमिक बंध। और इसके बाद दूसरा होगा सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक बंध। तो प्राइमरी बंध और सेकेंडरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड, दो टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अब ये देखते हैं कि ये जो प्राइमरी बंध है या फिर प्राथमिक बंध है ये कैसे बनता है और द्वितीयक बंध जो है वो कैसे बनता है और इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, अभी हमने बात की थी कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये जो प्राइमरी बॉन्ड होता है यानी प्राथमिक बंध होता है, ये सबसे पहले किस पे आधारित है, तो अष्टक नियम पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम पर आधारित है। मतलब जो प्राइमरी बंध बनता है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होता है, ये बात हो गई। और इसमें क्या होता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बनने में हमेशा किसका योगदान होगा, तो इसके बनने में हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके बनने में हमेशा किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन के योगदान से ही किसका निर्माण होगा, प्राइमरी बंध का। इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा किस, कौन से बंध के बनने में, तो प्राइमरी बंध के बनने में किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपको इसमें देखना है कि जितने भी मॉलिक्यूल होंगे और कंपाउंड होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे यानी अणुओं का निर्माण और कंपाउंड यानी यौगिकों का निर्माण किस पर आधारित होता है, तो बेस्ड ऑन प्राइमरी बॉन्ड, यानी प्राइमरी बॉन्ड से ही यौगिकों और अणुओं का निर्माण होता है। तो यहां पर लिखेंगे
मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, molecules and compounds are formed via प्राइमरी बॉन्ड। मतलब प्राइमरी बॉन्ड के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? तो प्राइमरी बॉन्ड से ही निर्माण होता है यौगिकों का और अणुओं का। ये जो यौगिक और अणु है ये प्राइमरी बॉन्ड पर बेस्ड होते हैं और इसके बाद इससे जो बताया गया ऊर्जा निकलती है, तो ये जो ऊर्जा निकलने वाली होती है इसका मान 200 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। 200 से 400 200 to 400 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये बात सबसे पहली चीज़ क्या हुई? सबसे पहली चीज़ केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड, प्राथमिक बंध और द्वितीयक बंध। प्राथमिक बंध जो होगा कौन से नियम पर आधारित है? अष्टक नियम पर आधारित है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो प्राइमरी बॉन्ड अष्टक नियम पर आधारित है और इसमें किसका योगदान होगा? इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। और फिर इसके बाद मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो प्राइमरी बॉन्ड पे। और इससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो कितने जूल की होती है? तो 200 से 400 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। ये बात हो गई किसकी? प्राइमरी बॉन्ड की। अब एक चीज जो सबसे जरूरी है आपके लिए, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो ये जो प्राइमरी बॉन्ड होता है, प्राइमरी बॉन्ड ये किसको डिटरमाइन करता है? तो एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। किसको? एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। मींस ये कोई चीज बनेगी या फिर नहीं बनेगी, कोई कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन निर्धारित करता है? प्राइमरी बॉन्ड। मींस यौगिक, मींस यौगिक के बनने का निर्धारण कौन करता है? प्राइमरी बॉन्ड करता है। तो यौगिकों के बनने का निर्धारण कौन करेगा? प्राइमरी बॉन्ड करेगा। तो किसी भी यौगिक के बनने का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा आपका प्राइमरी बॉन्ड। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी बॉन्ड की। तो इसमें जो है हमने क्या लिखा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या हो जाएगा? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जो है वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता। कौन से बॉन्ड के बनने में? तो सेकेंडरी बॉन्ड के बनने में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो योगदान है वो नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि these are always formed आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड। मतलब इनका हमेशा निर्माण कब होगा? जब प्राथमिक बंध क्या होंगे? बन जाएंगे। तो प्राथमिक बंध के बनने के बाद ही हमेशा निर्माण इनका होगा। तो प्राथमिक बंध के बनने के बाद कौन से बॉन्ड आएंगे? सेकेंडरी बॉन्ड। सेम वैसा ही है जैसे आप पहले प्राइमरी एजुकेशन करते हैं उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं। सेम ऐसा ही है कि जब प्राथमिक बंध बन जाएगा उसी के बाद क्या होगा? सेकेंडरी बॉन्ड बनेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वो 200 से 400 किलो जूल है, लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एच का मान होगा एनर्जी ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगी। मतलब
इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होगी। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अभी हमने क्या देखा, ये एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद ये जो सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं ये किसको डिटरमाइन करते हैं, तो सेकेंडरी बॉन्ड निर्धारण करते हैं स्टेट डिटरमाइन, मीन्स ये किसका निर्धारण करते हैं, तो ये निर्धारण करेंगे आपका अवस्था का निर्धारण। कोई चीज़ किस अवस्था में पाई जाएगी उसका निर्धारण कौन से बॉन्ड करेंगे, तो उसका निर्धारण करेंगे सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड किसका निर्धारण करेंगे, स्टेट का यानी अवस्था का। जैसे आप देख सकते हैं कि जो H2O है वो द्रव है, जबकि अगर आप कोई और चीज ले लें, H2S हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या है, एक गैस है। तो एक द्रव हुआ दूसरा गैस हुआ, इसका रीजन क्या है, दैट इज रीजन ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड। उनमें सेकेंडरी बॉन्ड कैसा बनता है वही क्या करता है, स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो सवाल आएगा पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड किसका निर्धारण करता है, अवस्था का, तो जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बॉन्ड। मतलब द्वितीयक बंध अवस्था का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, योगदान नहीं होता है, तो फिर आखिर ये बंध बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि तो दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सभी किस पर आधारित हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर आधारित हैं, मतलब स्थिर वैद्युत बल पर आधारित है, या फिर आप सिंपल सा वैद्युत बल भी कह सकते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ये क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अब जैसे तो इतनी चीजें हमारी हो गई प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड से। अब प्राइमरी बॉन्ड जो है वो कितने टाइप का होगा और सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो कितने टाइप का होगा, इसकी बात करते हैं। आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से दोहराते हैं, आपको सारी चीजें एक ही क्लास में समझ लेनी है, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप साथ ही साथ ये सारे काम करते जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग हमने क्यों करी, एटम होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए उनके पास एनर्जी जो है उसको डिक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, बंध का फॉर्मेशन करते हैं। जब वो बंध का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बंध जो हैं ये दो प्रकार के होंगे हमारे पास। पहला आएगा प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा आएगा सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड कब आएगा, तो प्राइमरी बॉन्ड इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, मींस जो प्राइमरी बंध है वो किस पर बेस्ड होगा, ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम पर आधारित होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा इस बंध के बनने में। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो प्राइमरी बंध के द्वारा होता है। और इसमें जो एनर्जी का लेवल है, मतलब जो ऊर्जा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊर्जा लगभग 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। इसके बाद यौगिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा, अणु बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो दीज आर डिटरमाइंड बाई प्राइमरी बॉन्ड। फिर इसके बाद सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं, तो दीज आर नॉट बेस्ड ऑन octet rule, these are based on electrostatic force of attraction, there is no involvement of electron, means इसमें इलेक्ट्रॉन का योगदान जो है वो नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये हमेशा कब बनेंगे, प्राइमरी बंध के बनने के बाद। और इसमें जो एनर्जी का लेवल है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। और ये अवस्था का निर्धारण करेंगे, यानी स्टेट को डिटरमाइन करने का काम सेकेंडरी बॉन्ड का है और बनेगा एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करने का काम प्राइमरी बंध का है। अब इसके बाद आगे चलते हैं
और देखते हैं थोड़ी सी और चीज़ें।